जी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि जो बायो का पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ाम में मतलब बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका से। आप लोग चूँकि जानते हैं कोशिका जो है उसका लैटिन नाम क्या है, सेला, जो कि सेल है। और कोशिका को क्या कहते हैं, जीवन की मूल संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक और जैविक इकाई है। ठीक है। जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जिसे हम जीवन की ईंट कहते हैं, वो किसे कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका को कहते हैं। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नाभिक जो है उसके न्यूक्लियस, उसके अंदर सेल जो होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है। इस बात को बताया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और कब बताया था, 1831 में। जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत ये बताया था स्लाइडन और स्वान ने। और स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, यानी कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कोशिका से ना बना हो। और सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो पहले जो कोशिका है उन्हीं से उत्पन्न है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो कुछ भी है वो सारा का सारा सेल से ही बना हुआ है, कुछ भी सेल से अलग नहीं है। इसके बाद में कोशिका के अगर हम प्रकार देखते हैं तो कोशिका के प्रकार में जो है वो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। दोनों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है। उस अंतर को और उसके विशेषता को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर नाभिक की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या है, सच्चा नाभिक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें नाभिक का अब्सेंस होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें नाभिक पाया जाता है, सच्चा नाभिक होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं डीएनए। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो कोशिका का जो डीएनए होता है उसमें प्रोकैरियोटिक में वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है या बिना हिस्टोन होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है हिस्टोन के साथ, ये तो रैखिक होता है हिस्टोन के साथ, और माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रो क्या है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो आपने माइक्रोकॉन्ड्रिया का ऐसे चित्र देखा होगा, इसी में ऐसे रहता है और इसमें ऐसे 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 करके एक संरचना बनी होती है। इसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का ऐसे बना होता है। जो कोशिका होता है, कोशिका का आकार जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका छोटा होता है और यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। ऑर्गेनल्स जो होते हैं झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि प्रायः नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है ऑर्गेनल्स, यानी कि जैसे गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे हैं। जब हम कोशिका भित्ति की अगर बात करें कि कोशिका भित्ति क्या होती है, तो इसमें उपस्थित होती है जो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे पेप्टिडोग्लाइकैन है, यानी कि माइकोप्लाज्मा, उसमें एब्सेंस होता है। जो पौधे होते हैं अयूकैरियोटिक में, पौधों में सेलुलोज, कवक में काइटिन और जानवर में एब्सेंट होता है। जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन क्या होता है, इसमें द्विखंडन होता है, यानी कि बाइनरी फिशन होता है। और इसमें क्या होता है, मियोसिस या मिथोसिस होता है। इसके अलावा अगर हम इसके उदाहरण देखना चाहें तो जो प्रोकैरियोटिक है तो जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, आर्किया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें क्या है, पौधे, जानवर, कवक, प्रोटोजोआ। रसधानी अगर हम देखें तो इसमें एब्सेंट होता है या बहुत छोटा होता है, इसमें केंद्रीय होता है और कई छोटी छोटी होती हैं। इसके बाद हम लोग कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो कोशिकांग में हम आप देख लेते हैं, कोशिकांग में सबसे पहले होता क्या है कि पौधे जो होते हैं उसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के जो हैं वो सेल वाल पाए जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अगर एक पेड़ है तो पेड़ के ऊपर कोई ना कोई उसकी भित्ति होगी ना, सेल वाल जो होगा वो भाई, अगर मान लीजिए मेन जैसे हम लोग प्याज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कि ये प्याज है, अब प्याज ये है, इसके ऊपर परत चढ़ेगी, फिर इसके ऊपर परत चढ़ेगी,
फिर इसके ऊपर परत चढ़ेगी, फिर इसके ऊपर परत चढ़ेगी, फिर इसके ऊपर परत चढ़ेगी, फिर इसके ऊपर परत चढ़ेगी। यानी कि जो ये मेन सेंटर का पार्ट है, जो हमने इसको अभी हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, ये देखिए, जैसे ये इसमें जो जहाँ पे हम रेड कर रहे हैं, ये क्या है, ये इसका सेल वाल है। तो ये मेन, सॉरी ये क्या है, मेन अगर ये सेल है तो इसके बाहर जितने के जितने हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, सेल वॉल हो जाएंगे, जो इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। तो पहले मेन होगा, बहुत नाजुक होगा, फिर इसके बाद उससे ज़्यादा धीरे धीरे करके हार्ड सेल के रूप में होंगे। जो कवक होते हैं उसके ऊपर काइटिन होता है, और जो जानवर होते हैं उसमें सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें दो तरीके के होते हैं, कि लिपिड स्तर का होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। और इसके बाद में जैसे क्या होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जो कि अणुओं का प्रवेश या निर्गमन को वो कंट्रोल करता है कि कौन से आएंगे कौन से जाएंगे। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका काम होता है परिवहन नेटवर्क का, राइबोसोम के साथ में प्रोटीन और संश्लेषण का करते हैं, और बिना राइबोसोम के लिपिड और स्टोराइड और संश्लेषण को करते हैं। जो मांसपेशियों में होता है कैल्शियम संग्रहण को मुक्त करते हैं, और इसके अलावा जो राइबोसोम होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण की मिशनरी साइटोप्लाज्म में मुक्त या आरईपी से जुड़े रहें। इसके अलावा माइटोकांड्रिया, अभी देखो हमने माइटोकांड्रिया आपसे बताया ही था कि जो माइटोकांड्रिया होता था वो कुछ इस तरह से ऐसे बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे करके ऐसे रहता है। तो ये माइटोकांड्रिया टाइप का होता है। एक तो द्विस्तरीय झिल्ली होता है, उसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और इसी को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो टोटल की टोटल कहाँ होती है, माइटोकांड्रिया में होती है। जो वायवीय श्वसन होता है उसी का यहाँ पे एक स्थल होता है जहाँ से वायवीय श्वसन होता है। गाल्जी तंत्र जो है प्रोटीन लिपिड्स का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन के लिए काम आते हैं। इसकी जो इकाइयाँ हैं वो सिस्टरीन है। अगर हम लाइसोसोज की बात करें तो लाइसोसोज जो होते हैं वो आत्मघाती थैली होते हैं, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि मतलब वहाँ पे अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जाते हैं जो शरीर को हार्मफुल करते हैं, उनको सबको वहाँ पे क्या करता है, वो मार देता है, और वो सब कोशिकांग में जाके पच जाते हैं और अम्लीय माध्यम से वो सक्रिय होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, सूक्ष्म नलिका आयोजक कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल बनाता है, जानवरों में उपस्थित, पौधों में अनुपस्थित रहता है। अब हम रसधानी की बात कर लेते हैं। तो रसधानी जो होता है वो जल, भोजन और अपशिष्ट संग्रह से होता है। पौधों में बड़े केंद्रीय, जानवरों में छोटी होती हैं, और पौधों में तुगुर दाब बनाए रखती हैं। नाभिक का अभी हमने बताया था, नाभिक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और वो भी कब की थी, 1831 में। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में कभी कभी ये कई बार पूछा गया है कि नाभिक में होता क्या है। तो ये जान लीजिए कि नाभिक में डीएनए और गुणसूत्रों सहित एक कंट्रोल सेंटर होता है, और जो कि ये क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और उसके अंदर क्या होता है, डीएनए, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी क्या होता है, उसी न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्ड जो कोशिका मृत्यु, पीसीडी है, प्राकृतिक विनियमित कोशिका मृत्यु। अगर जब किसी की मान लीजिए डेथ वगैरह जब होती है तो हम लोग इसी से जानकारी चलती है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ये इसको क्या कहते हैं, अपोटोसिस और ऑटोफैगी होता है। ये प्राकृतिक और विनियमित जो कोशिका होती हैं, सेल होती हैं, उनको बताता है। और क्षतिग्रस्त या अनावश्यक जो कोशिका होती है उनको ये हटाती रहती है। फिर अगला है कि कोशिका, पौध कोशिका बनाम पशु कोशिका, की जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उसमें अंतर क्या है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो एनिमल सेल में यानी कि पौधा कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में अनुपस्थित होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, वो उपस्थित होती है, लेकिन रसधानी जो होती है वो, तो ये प्लाज्मा दोनों में उपस्थित होता है। रसधानी जो होती है वो बड़ी केंद्रीय होती है और इसमें छोटी और अनेक होती है। प्लास्टोसिड में क्या होता है, उपस्थित रहता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें अनुपस्थित रहता है। सेंट्रोसोम क्या रहता है, अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। अब हम लोग अगला और सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। अनुवांशिकी क्या होता है कि जेनेटिक्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ें हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर, और हमारे से हमारे पुत्र के अंदर, हमारे पुत्र से हमारे पुत्र के अंदर
जो गुण या लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, या उसी को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। फिर वो जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जितने भी लक्षण है ये अनुवांशिक लक्षण है, और इसके जो जनक है उनका नाम है ग्रेगर जाहन मेंडल। ठीक है। मेंडल जी का कार्य क्या था, इन्होंने गार्डन में मटर के पौधे लिए और मटर के पौधे पे इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक तो प्रभुत्व का नियम, दूसरा पृथक्करण और तीसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, और ये यौन प्रजनन पर आधारित है। अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन है, जीन के आधार के क्रम में परिवर्तन को बताता है। फिर इसके बाद अगला आता है गुणसूत्र के बारे में। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र से मतलब ये होता है कि जो हमारे वंशागत लक्षण को आगे ले जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी को हमें मैसेज भेजना है, या मान लीजिए किसी को कोई सामान हमें देना है, हमारे पास है लेकिन हमें देना है किसी को, तो उसको ले जाने का जो काम करेगा वो काम करेगा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। और ये क्या करेगा, ये हमारे जो वंशागत लक्षण होगा उसको क्या करेगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई पिताजी किसी के उनकी आदत है बहुत ज़्यादा मारपीट या गुस्सा करने की या इस टाइप का, तो जो उनका जो आने वाली जो उनकी संतान होगी वो भी लगभग में थोड़ा बहुत उनके गुण जो है उसके अंदर जरूर जाएंगे। और गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्रीय वंशागत सिद्धांत जो है वो सटन और बोवेरी ने दिया था। और मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है, 23 जोड़े। हाँ क्या होता है, एक कई बार सवाल पूछा जाता है, कई बार गुणसूत्रों की संख्या जो है कम या ज़्यादा हो जाती है। तो जब गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, मंदबुद्धिता आ जाती है लोगों के अंदर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुणसूत्र सोच लीजिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद में क्या है, डीएनए और आरएनए की, डीएनए का जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो खोज है वो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने, और जो इसका जो बायोहेलिक्स मॉडल था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए की जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोज के नाम से जानी जाती है। राइबोजोबियम में जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो आरएनए करते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, पहले ही बताया है। एक तो डीएनए होता है, ये मान लीजिए डीएनए है, और डीएनए को जिंदा रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बिना प्रोटीन के डीएनए और प्रोटीन के बिना गुणसूत्र जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए बिना उन दोनों के चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, अगला कह रहा है डीएनए का कार्यात्मक खंड, तो वो क्या है, जीन है। वर्किंग जो फंक्शन है वो जीन के नाम से जाना जाता है। जो जेनेटिक्स है उसमें सबसे नोबल कार्य अगर किसी ने किया है तो उनका नाम है हरगोविंद खुराना। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक कोड जो है, उन्होंने जेनेटिक कोड का व्याख्यान किया था, जिसके लिए उनको नोबल 1968 में ही मिला, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही बारबरा मैकक्लिंटॉक को कूदता जीन यानी कि जंपिंग जीन के नाम से इन्होंने बताया था कि ये क्या है, जंपिंग जीन है, कूदते जीन या जंपिंग जीन। अन्य टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल है लेकिन डीएनए आधार नहीं है। छिपकलियों में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। डीएनए क्षति के उच्च जोखिम वाले जो पेशे हैं वो एक्सरे टेक्नीशियन के हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव उर्वरक व मृदा जीव विज्ञान, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जैव उर्वरक में, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग मृदा उर्वरता व पौधे वृद्धि बढ़ाने के लिए काम में आता है। यानी कि जैसे अभी मान लीजिए फर्टिलाइज़र अगर आप ना डालें, कई बार कहते हैं कुछ लोग कि चलो ठीक है हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, तो आजकल एक चला है, आप लोग जानते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो चालू हो गई है, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उतना कारगर नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, उर्वरता की ज़रूरत पड़ती है। और बिना उर्वरता के अगर मान लीजिए हमारे पास
कोई किसान है, गेहूँ अगर अच्छी खासी अगर उसकी फसल नहीं होगी तो फिर वो खाएगा क्या, अन्य चीज़ें क्या करेगा। तो उसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो बायो फर्टिलाइज़र है, या नहीं अगर बायो फर्टिलाइज़र है तो यूरिया है, डीएपी है, ये सारे सारे आप उनको डालने पड़ते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जैसे जो गांव की खाद है, हरी खाद है, ढैंचा है, उड़द और मूंग कई बार लोग वो करके खेत जोत देते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले एक तो इसमें आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में एजेक्टोबैक्टर, जिसको अजोस्पिरिलम जो है वो गन्ने में होता है, और राइजोबियम जो होता है वो जो दलहन की जड़ें होती हैं उसकी ग्रंथिकाओं में सहजीवी होते हैं, और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम करते हैं। तो आप जब कभी अगर गांव में जाइए तो मसूर की दाल अगर आप उखाड़ेंगे तो उसमें बीच में डंठल पाया जाता है। तो वो जो डंठल होता है उसी में राइजोबियम जो है, राइजोबियम के जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। ग्रंथिकाओं में लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का कंट्रोल करता है। हम लोग अगर कवक की बात करें तो कवक जो है वो माइकोराइजा है, जिसमें कवक प्लस पौधे जड़ वो सब क्या करते हैं, जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात आती है तो इसके कुछ उदाहरण हैं, नोस्टॉक, एनेविना, ओसिलेटोरिया, और हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं बिना ऑक्सीजन की दशा में, तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और सहजीवता में एजोला और एनानवियना का जो पौधा होता है वो धान के खेतों में उपयोगी है। अगर हम लोग उसके एप्लीकेशन की बात करें तो धान के खेत में बीजियो और एजोला अभी बताया ही, तो कि ये क्या करते हैं, ये सहजीविता करते हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम, दलहन फसलों में बताया भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता ही होता है। पूरक पशु आहार यानी कि एजोला और केचुए को क्या कहते हैं, जमीन का हलवाहा कहते हैं, और कई नाम से जानते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का बंधु भी कहते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन मृदा को वो क्या करता है, केचुए की सबसे विशेषता ये होती है कि वो मिट्टी को खाता है और इसके बाद में मिट्टी का टॉयलेट करता है। तो जो मिट्टी को वो टॉयलेट करता है वो मृदा बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए उसको, और जो मृदा जहाँ पे वो ऐसी चीज़ें करता है वो मृदा काफ़ी भुरभुरी भी हो जाती है, जिससे कि उस खेत में फसल की जो मात्रा होती है, उपज की मात्रा होती है, वो 60 से 70% बढ़ जाती है। इसीलिए केचुए को मृदा का हलवाहा और किसान का मित्र भी कहते हैं। इसके बाद में अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग बात करेंगे मानव शरीर और हड्डियों के बारे में। तो मानव शरीर और उनकी हड्डियों के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो मानव शरीर है, इसमें जल कितना पाया जाता है, 65 से 70%, यानी कि 65 से 70% यहाँ पे जल पाया जाता है। और अगर हम लोग सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रचुर तत्व की बात करें तो ये प्रचुर तत्व कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और हड्डी में जो है तो सबसे ज़्यादा आपका क्या आता है, वो कैल्शियम, लवण, और लवण यानी कि जो कैल्शियम फास्फेट है उसी को लवण ही कहते हैं। इसके बाद में अगर हड्डियों की बात करें तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रे की बात करें यानी कि ग्रीवा कोशिकाएं, उसमें 7 होती हैं। खोपड़ी की जो हड्डी होती है उसमें टोटल 28 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी, 28। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में हम लोग जब पसलियों की बात करते हैं तो पसलियों में 12 जोड़े होते हैं, और सबसे छोटी हड्डी, ये ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, स्टेपिस। क्या कहेंगे, स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये कान में पाई जाती हैं। शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं, यानी कि दांत के ऊपर का जो परत होती है उसको हम इनेमल कहते हैं, और वो सबसे मजबूत होता है। मजबूत इस मामले में होता है कि जैसे कई बार डॉक्टर आपको कहते होंगे कि मीठा मत खाइए, ठंडा गर्म मत खाइए, क्योंकि उससे अगर इनेमल की परत हट जाएगी तो फिर हमारे जो दांत हैं वो दांत उस चीज़ को सह नहीं पाएंगे, फिर इतने ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। हड्डी प्रतिस्थापन करने की जो शल्य क्रिया होती है उसको आर्थोप्लास्टी कहते हैं,
और ऑस्टियोक्लास्टस जो होता है वो हड्डी निर्माण और विघटन को कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं से कटी हड्डी काटनी है, किसी का बढ़ना है, या वो बीच में ज्वाइंट लगाते हैं कि जिससे हड्डी बढ़ जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं कई बार किसी किसी की हड्डी बढ़ जाती है तो देखते हैं ना कि उसका शरीर जो है बहुत अलग तरीके से दिखाई देता है, ठिगना है या वो है, या कहीं कोबड़ निकला हुआ है, तो ये उसमें विघटन करना पड़ता है, तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट में आता है। हड्डियों को जो जोड़ने वाली जो लोचदार ऊतक होते हैं उनको हम लिगामेंट या स्नायु बंधन कहते हैं। तो बीच में एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, उन दोनों को बीच में भाई जोड़ देता है आराम से। अब जैसे मान लीजिए हाथ मोड़ना है, तो हाथ में आप देख लीजिए जहाँ पे आपका कोहनी है, कोहनी से नीचे और पूरी जो वो वहाँ पे बीच में मोड़ नहीं है, यानी कि वहाँ लिगामेंट नहीं है। लिगामेंट नहीं है तो वो नहीं घूम सकता है ना। लेकिन अगर बीच में अगर मान लीजिए जहाँ पे हमारा मोड़ है, अगर वहाँ लिगामेंट नहीं होता तो हम हड्डी को नहीं मोड़ पाते। और नॉकनी जो सिंड्रोम होता है वो फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। ऐसा क्या होता है इसमें, पैर जो होता है फ्लैट फुट हो जाता है, और फ्लैट फुट हो जाने से आपको दौड़ने में वो गति नहीं मिल पाती है और आपकी गिरने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से जब हम आर्मी वगैरह में कभी भी जाएंगे पुलिस में, तो आपका फ्लैट फुट का टेस्ट होता है। अब हम लोग संधियों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उसमें पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, सभी दिशाओं में गति कर सकता है। कंधा और जो कूल्हा होता है वो उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो सारी दिशाओं में अपना घूम सकता है। और इसके बाद में क्या आता है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है एक ही तल में गति करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए घुटना है और कोहनी है, तो इसका काम है, देखो एक तो सामने जाएगा और पीछे आएगा। टखना है और फालिंज है, तो एक ही तल में गति करेंगे। लेकिन जहाँ पाइवोटल हैं तो पाइवोटल क्या होते हैं, एक हड्डी दूसरे के चारों ओर घूमती है। तो अब पाइवोटल है भैया, जैसे गर्दन है तो गर्दन देखो घूमती है चारों तरफ, लेकिन अभी एकदम से वो नहीं घूमती जैसे आप चाह रहे हैं कि उस तरीके से, लेकिन लगभग में घूमती है। जैसे गर्दन की जोड़ है तो उसको क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट कहते हैं। पीसीएस में 2024 में पूछा गया है। और ग्लिंडिंग या प्लेन जॉइंट जो होता है वो फिसलन गति, जो कार्पल होती है, कलाई होती है या टखना होता है, वो होती है। जो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होता है वो ऊपर नीचे गति करने के लिए होता है, जैसे कलाई है या कार्पल्स के बीच में है। जो सैडल जॉइंट होता है वो दो तल में गति करता है, यानी कि अंगूठा जोड़ होता है। जो प्रोटीन, नाखून और बाल के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो अल्फा केरोटीन होता है, जिसको हम त्वचा, बाल और नाखून, इनका जो बनावट होता है वो अल्फा केरोटीन से होता है। तो जिस प्रोटीन की वजह से त्वचा, बाल और नाखून का निर्माण होता है उसे अल्फा केरोटीन कहते हैं। तो जिन लोगों के बाल वगैरह बहुत जल्दी टूटने लगते हैं या वो करते हैं, तो उनमें एक तो अल्फा केरोटीन की मात्रा कम होती है, जान लीजिए, तो बाल वगैरह दिक्कत करते हैं। बाल व नाखून जो है केरोटीन से, और नाखून जो होती है मृत कोशिकाएं होती हैं, इस वजह से इसमें दर्द नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मांसपेशियाँ, तो सबसे छोटी मांसपेशी वो स्टेपियस होता है जो कि कान में होता है, और सबसे मजबूत मांसपेशी हमारा जबड़ा होता है। और उपास्थि जो होता है सबसे नरम अस्त और भाग और लचीला होता है। अब हम मानव पाचन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। मानव पाचन तंत्र का काम होता है कि जो बड़े अघुलनशील भोजन और अणुओं का छोटे घुलनशील अणुओं में क्या करेंगे, अपघटन करेंगे और फिर रक्त में अवशोषित कर देंगे, और रक्त में अवशोषित करके फिर वो शरीर के पूरे भाग में पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आहार नली की बात कर लेते हैं। आहार नली में सबसे पहले हमने मुख में खाना खाया, मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से छोटी आंत, छोटी आंत से, अब छोटी आंत में डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट हैं उसके। बड़ी आंत में से कोलन है, मलाशय है और गुदा है। तो मुख में पहले हम भोजन लेते हैं, ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से बड़े बड़े टुकड़े जो है पहले ग्रास नली में छोटे छोटे में, फिर इसके बाद आमाशय में, फिर छोटी आंत में। पूर्ण पाचन लगभग में पूरा हो चुका होता है, थोड़ा बहुत जो बच्चा है वो बड़ी आंत में कोलन में होता है। इसके बाद में जो वेस्ट होता है वो जा करके मलाशय में चला जाता है, वहाँ से मल बन के कहाँ होता है, गुदा द्वार से। जब भी उसमें वेस्ट जो होता है कंप्लीट हो जाता है तो गुदा द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम सहायक अंग के बारे में बात कर लें, तो सहायक अंग जो है जीभ है, लार है, लार ग्रंथियाँ हैं, यकृत है, अग्नाशय है और पित्ताशय है।
मुंह में पाचन पाचन की जो शुरुआत है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाचन की शुरुआत जो है कहीं और से नहीं होती कि कोई सोचे कि नहीं अब पहले कम से कम आमाशय में जाएगा या ग्रसनी से नीचे जब जाएगा तभी होगा। नहीं, जैसे ही आप भोजन को मुंह में रखते हैं हमारे मुख से लार निकलना शुरू होता है, वैसे ही भोजन हमारे मुंह में अंदर जाता है और वहाँ से हमारा पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। लार में 99.5% लार में जल होता है। उसके अलावा एंजाइम कुछ होते हैं और कुछ म्यूकस होते हैं। एंजाइम में जो सेल्वरी अमाइलेज होता है इसको टाइलिन कहते हैं, स्टार्च, माल्टोज और डेक्स्ट्रोटिन होता है। लाइपेज जो होते हैं हल्का और वसा पाचन में वो करते हैं। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च, तो टाइलिन मैक्सिमम जो है एनिमल्स में पाया जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों में नहीं पाए जाते, इंसानों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इंसान का जो होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए जब कुछ हरे पौधे या जैसे कुछ हरी सब्जियां और ये जो बीट रूट्स या उसके पत्तों की सब्जियां या ऐसे ही वो लोग खाते हैं, कच्चा खाते हैं या वो खाते हैं, तो वो भी स्टार्च के रूप में ही जाता है, लेकिन उसका बहुत स्मॉल पार्ट जो होता है वो मानव के शरीर में होता है, जबकि एनिमल में बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से वो सारी सारी घास खा लेते हैं, वो सबका पाचन हो जाता है। और लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुनाशक होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दांत है और ये लार ग्रंथि है, ग्रसनी है, ये यहाँ से अपना श्वास नली है, ये ग्रास नली है, अमाशय है, अमाशय बड़ा सा, इसके नीचे अग्नाशय है, यहाँ छोटी ग्रंथि है। तो ये सारी चीज़ें ये आप अपना देख लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला इसमें कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है। लार पचाती है वो स्टार्च है। स्टार्च जो है ग्लूकोज तक हाइड्रोलिसिस कराने वाला एंजाइम है, वो है एमाइलेज। ग्रास नली जो होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है और अन्न को पैरासिलिसिस द्वारा पेट तक ले जाती है। स्टमक जो होता है, पेट होता है, वो एक पेशीय थैली है। उसका काम है भोजन भैया भंडार करना और मंथन करना और बैक्टीरिया को इसी पेट में ख़त्म कर देना। ख़त्म कैसे करता है उसके लिए भाई, ऐसे नहीं कि ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, उसके लिए वो एसिड रखता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भाई साहब जैसे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं कूदते फांदते आते हैं, वो कहता है आओ बेटा हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है और सारा का सारा भोजन जैसे ही उसमें जाता है, क्योंकि उसके बाद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन होना नहीं है। तो सारे के सारे जा करके उसमें क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब सोचो अगर पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो भाई साहब आपका पेट भी फट जाएगा। तो पेट की जो आंतरिक परत होती है उसकी रक्षा करता है म्यूसिन। कौन करता है? म्यूसिन। तो म्यूसिन क्या करता है, उस HCl से पेट की जो परत है उसको बचाता है। इसके बाद पेप्सिन और जो रेनिन है वो प्रोटीन और पेप्टान पॉलीटाइड है। लिपेज जो करता है वो हल्का वसा पाचन करता है और प्रोटीन पाचन की शुरुआत पेट से होती है और भोजन की पाचन की शुरुआत मुख से होती है। इस बात का ध्यान रखिए, प्रोटीन पाचन की शुरुआत पेट से और भोजन पाचन की मुख से। यकृत और पित्त के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यकृत लीवर होता है, उसकी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका कार्य क्या है? यूरिया संश्लेषण, पित्त उत्पादन, ग्लाइकोजन संग्रहण और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉइड लिपिड है। क्या है? स्टेरॉइड लिपिड है। और इसमें पित्त जो है 800 से 1000 ml पर डे बनता है और ये वसा का एमल्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है। पित्त में संग्रहित होता है, डुओडेनम में उत्सर्जन होता है। पित्त जो होता है उसकी छोटी आंत में होती है और उपवास 10 दिन पर जो यकृत होता है उसमें ग्लूकोज लेवल घटने लगता है। अगर आप 10 दिन करो तो आपका पूरा शरीर एकदम धीरे धीरे लगेगा कि मरते जा रहे हैं, क्योंकि भाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, एनर्जी नहीं मिल रही, इसलिए आपका शरीर क्या होगा, लगेगा कि हम एकदम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग अग्नाशय पे आते हैं। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें एंड्रोकाइनिन और एक्सोकाइनिन होता है। एंडोकाइनिन में और एक्सोकाइनिन में अंतर ये, वो आंतरिक होता है, वो बाह्य होता है। अग्नाशयी रस जो है वो पूर्ण पाचक रस है वही,
और यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं। एमाइलेज जो है स्टार्च को डिसैकराइड में क्या करता है, तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में ब्रेक करता है। लिपिड जो है वो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में करते हैं। तो वैसे होता है। फिर इसके बाद में आता है विया छोटी आंत। छोटी आंत में वसा पाचन होता है, पित्त और लिपिड। छोटी आंत में लंबाई जो होती है इसकी 6.7 से 7.6 मीटर। मुख्य पाचन और शोषण स्थल है, सबसे लंबाई जो सबसे ज़्यादा होती है। इसके भाग हैं डुओडेनम, ये पित्त और अग्नाशयी रस में प्रवेश करता है। जेजुनम जो है मैग्नीशियम और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इलियम क्या करता है, ये आंतरस को स्रावित करता है। जैसे इरेप्सिन का श्रावण करेगा तो जो पेप्टाइड है वो अमीनो अम्ल में तब बदलेंगे। लिपेज का करेगा तो जो वसा है वो ग्लिसरॉल में चेंज होंगे और फैटी एसिड में। जो माल्टोज है वो माल्टोज से माल्टेज जो है वो माल्टोज और ग्लूकोज में चेंज होगा। सुक्रेज है वो सुक्रोज और ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज में चेंज होगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बेस और शर्करा और फास्फेट में चेंज होगा। लंबाई का क्रम सबसे बड़ी होती है एलियम, फिर इसके बाद जेजुनम, फिर डुओडेनम। आईएएस में पूछा गया है, ध्यान रख सकते हैं। एलियम आईजेडी याद रख सकते हैं कि इसके लंबाई का क्रम एलियम, जेजुनम, डुओडेनम है। अंतिम उत्पाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। अतिरिक्त ग्लूकोज जो है लीवर में वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होती है। बड़ी आंत जल व लवण अवशोषित करती है। बैक्टीरिया कैसे बनाती है, चाहे वो मीथेन हो, अमोनिया हो जिसको NH3 कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। छोटी बड़ी आंत संगम पर सीकम होता है। विटामिन और पोषण के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन क्या है, ये कार्बनिक यौगिक। इसकी खोज फंक ने की थी। जो सहायक आहार तत्व है वो है विटामिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो भोजन और औषधीय प्रभाव। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में बनते ही नहीं हैं। यकृत जो है, यकृत में 2 तरीके के होते हैं। पहले तो विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होते हैं एडेक के नाम से जानते हैं, ADE और जो जल में घुलनशील है वो क्या है, B और C। तो वसा में घुलनशील विटामिन हुआ B2 का ये संग्रहण करता है लीवर। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊपर में देख लेते हैं इसका, सॉरी बड़ी आंत के बाद में इधर का थोड़ा सा रह गया, ये देख लेते हैं कि अपेंडिक्स जो होता है वो मानव में अवशोषी शाकाहारी में सेलुलोज पाचन करता है और अपेंडिक्स जुड़ा होता है बड़ी आंत से। मल का निर्माण फिर होता है। अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। एंजाइम में प्रकृत होता है, प्रकृति में प्रोटीन और जैव उत्प्रेरक होते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। उदाहरण के लिए टाइलिन और एमाइलेज स्टार्च पाचन है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टाइड अमीनो अम्ल है। लिपिड जो है वसा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। जाइमेज जो है ईस्ट, ग्लूकोज, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके बाद में वसा में देखिए घुलनशील है ADE और जल में B कॉम्प्लेक्स वासी है। विटामिन के जो खोजकर्ता हैं विटामिन ए के EMC कलम है। टोटल विटामिन का केवल फंक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ABC का बार बार पूछा नहीं गया है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। AB का मैक कॉलम है और C के जेम्स लिंड है और D के मैक कॉलम, यानी कि मैक कॉलम केवल C का याद रखना कि जेम्स लिंड है। बाकी टोटल विटामिन के खोजकर्ता वो कौन है, फंक है। अब इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनाल। क्या है, रेटिनाल, ये याद रखेंगे। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रात्रि अंधत्व हो जाता है और चीरोफथेलिमिया हो जाता है। क्या करें, इसके लिए स्रोत हैं आम है, गाजर है, पपीता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व यकृत यानी कि लीवर में संग्रहित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन B1 जिसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है बेरी रोग होता है। इसके बाद में हम लोग इसके जो स्रोत हैं वो देख लेते हैं। स्रोत क्या है, अनाज, दाल और ईस्ट है। और पालिश जो चावल होते हैं उसके कारण से ये रोग होता है। तो कभी भी चावल लें तो ध्यान रखें कि वो पॉलिश्ड चावल तो नहीं है। विटामिन B2 का नाम है रासायनिक राइबोफ्लोविन और इसकी कमी से चिलोसिस और
ग्लोसाइड्स होता है, और दूध, अंडा, हरी सब्जियां इसकी क्या है, स्रोत हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नाइसिन है। कमी से पेलाग्रा रोग होता है, मांस, मछली, दूध, ईस्ट। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, और ये किसमें पाया जाता है, चावल की भूसी, दूध, अनाज, अंडे की जर्दी, दलहन। और ये जो सपनों की स्मृति उसमें सहायक है, यानी कि बहुत लोग होंगे रात में सपना देखेंगे और क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो जो लोग सपना देख के भूल जाते हैं, तो भाई साहब आप चावल की भूसी, अंडे की जर्दी, दूध, अनाज, दलहन खाइए, पायरिडॉक्सिन की कमी। और विटामिन B9 का नाम है फॉलिकम, जो कि रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, जो महिलाओं में कई बार क्या होता है कि खून की कमी की वजह से होता है एनीमिया रोग, और ये बहुत कई बार पूछा गया। इसके लिए क्या है, हरी सब्जियां और दलहन ये सब खाएं। विटामिन B12 का नाम है कोबलामिन, कोबाल्टिक्स होता है, परनीशियस, एनीमिया, स्नायु विकार, और इसके भी मांस, मछली, अंडा, दही है, और ये लीवर में 3 से 5 साल तक स्टोर होता है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं विटामिन B12 के बाद विटामिन C। विटामिन C का नाम है स्कारबिकम, और स्कारबिक अम्ल की कमी से स्कर्विया, मसूड़ों से खून आना। सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, इसके बाद संतरा, अमरूद, मिर्च है, और ये लोहे के अवशोषण में सहायक है। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन, और नींबू, टमाटर है, घाव भरने में सहायक है, ये सब आगे चीज़ें। और विटामिन C ज़्यादा खाने से आदमी जो गोरापन होता है वो सब चीज़ें होती हैं, खूबसूरती के लिए थोड़ा। तो आप लोग जितना ज़्यादा विटामिन C खाएंगे, समझ लीजिए कि आपका चेहरे का ग्लो बना रहेगा। जो आदमी ज़्यादा बढ़िया पिंक पिंक लगता है तो समझ लो कि वो विटामिन C प्रचुर मात्रा में ले रहा। इसके बाद में हम लोग विटामिन D की बात करें, उसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है, एग्रीकैल्सोफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेटस या ऑस्ट्रोमेलेशिया रोग होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया भैया धूप में बैठिए, कार्टिलीवर और आयल लेने से ज़्यादा अच्छा सबसे बढ़िया क्या करिए भैया, धूप में बैठिए फ्री में, तो ये हार्मोन माना जाता है, ठीक है। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल, यहाँ से इसकी कमी से बांझपन, मांसपेशियों की कमजोरी, ये सारी दिक्कतें होती हैं। और गेहूं के अंकुर का तेल अगर आप खाएंगे तो विटामिन E की कमी से। अगला आता है विटामिन K, इसको कहते हैं नेफ्थोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का जमना। अगर मान लीजिए ये आपका हाथ है, और हाथ में अगर कहीं यहाँ पे कट हो गया, तो इस कट में क्या होगा, ब्लड तब तक निकलता रहेगा जब तक यहाँ द्वारा ब्लड जो है टोटल निकल नहीं जाता है। तो थक्का ही नहीं जमेगा तो क्या होगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि विटामिन के पूर्ण मात्रा में रहे, जिससे कि ऐसी चीज़ें ना। हरे पत्तेदार सब्जियां, आंतों के जीवाणु और अल्फाल्फा, ये सब इसके क्या है, सोर्स हैं। आंतों की जीवाणु द्वारा संश्लेषण जो है और यकृत में संग्रहण होता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, खनिज के बारे में देख लेते हैं। जो खनिज होते हैं वो मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, यानी कि जो कम, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा हार्ट है, तो हार्ट वैसे ऐसे होता है, लेकिन अब हम हार्ट ऐसे ही बना दे रहे हैं, समझ जाइए, ऐसे करके मट्ठिया, ठीक है, इससे भी बनेगा नहीं। तो मान के चलिए आपका हार्ट, चलो सबसे आसान ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट आपका है। अब हार्ट क्या करता है कि एक बार सिकुड़ता है, ठीक है, अंदर आएगा अंदर की तरफ, इसके बाद फिर बाहर जाएगा। तो एक बार सिस्टोल, दूसरे बार डाइसिस्टोल की जो क्रिया होती है वो इससे होती है। इस वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके लिए खनिज की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा लोगों का स्रोत कहाँ पाया जाता है, वो पालक में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, करौंदा फल है। सेब जो है हृदय रोगियों के लिए पोटेशियम का स्रोत है। अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने वाले जो तत्व हैं वो फास्फोरस है। प्रमुख खनिज जो है 100 mg प्रतिदिन चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और क्लोराइड। तो इसके बाद में आता है प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल। ये ऊतक प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन की कमी से वृद्धि धीमी हो जाती है, कोई बच्चा छोटा रह गया, बौना रह गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रोटीन जो होता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब प्रोटीन है। आवश्यकता जो होती है वो स्तनपान कराने वाली माँ को 70 ग्राम की ज़रूरत होती है।
और सर्वोत्तम संपूर्ण प्रोटीन जो है अंडा है। अगर मान लीजिए किसी में प्रोटीन की कमी, अंडा खाइए भाई साहब। सोयाबीन भी सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला अनाज है, यानी कि जो लोग शाकाहारी हैं नहीं खा सकते हैं। फिलहाल अभी कोई शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी का मतलब होता है हिरन, और कोई हिरन नहीं खा सकता। सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं कि हाँ ठीक है हम शाकाहारी वाली चीज़ें खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, बट सर्वाहारी में तब भी आएंगे। और ग्लाइसिन, सेरिन, टाइरोसिन ये सब गैर आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। दूध व दुग्ध उत्पाद में जो मिठास आती है वो लैक्टोज के आती है। खराब होना लैक्टोबैसिलस, दही जमना तो उसमें जीवाणु होता है, उसका नाम ही लैक्टोबैसिलस है। दूध में प्रोटीन है, कैसीन पाया जाता है। दूध का जो पीलापन आता है वो कैरोटीन से आता है। माँ के दूध में लोहे की कमी होती है, और दूध में जो है प्रोटीन विटामिन सी कम होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है बासमती चावल का लंबा होना अमाइलेज की वजह से, और स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके बाद में ये देख लेते हैं कि वसा एवं तेल में अलसी जो है ओमेगा 3 फैटी अम्ल है। फ्लैक्सी सीड जो है सर्वाधिक अल्फा लिनन अम्ल है। और सूरजमुखी तेल जो है वो क्या है, उत्तम गुणवत्ता वाले अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल है। हृदय रोगी है सर्वोत्तम क्या है, वो सूरजमुखी का तेल है। क्या है, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, मछली स्वास्थ्यवर्धक जो है वो पॉली अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसा अधिक प्रतिक्रियाशील डबल बॉन्ड है। और ट्रांस फैट जो है HDL घटाते हैं। और नो ट्रांस फैट हाइड्रोजनीकृत वसा, पशु वसा नहीं सुरक्षित। कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है स्ट्राइड, और कोलेस्ट्रॉल वसीय अल्कोहल और पशु वसा में जो है इन्हीं को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। असामान्य कोलेस्ट्रॉल धमनी और उसका अवरोध की प्रॉब्लम होती है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो वसा और मुख्य शारीरिक वसा है। श्वसन तंत्र जो है वो हवा जो है वायु मार्ग से अंदर आती है। नाक, मुख, ग्रसनी, कंठ के श्वास नली पे श्वसनी श्वसिकाएँ। फेफड़े जो होते हैं दाहिना और बायां होता है। ग्रसनी जो होती है वायु एवं भोजन का मार्ग होती है। एपिग्लाइटिस जो है भोजन को वायु मार्ग में जाने से रोकता है। कंठ जो है स्वर उत्पन्न करता है और गला घुटने से बचाता है। और श्वसन श्वास नली जो है मुख्य वायु मार्ग का साविका व श्लेष्मा से ढकी होती है। श्वसनी जो है फेफड़ों में वायु ले जाती है। श्वसनिकाएँ जो है वायु परिवाह नियंत्रित करती है। और वायु कोष्ठ जो है वो गैस विनिमय का मुख्य स्थान लेते हैं। तो ये अभी तक के लिए था, आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आगे जैसा आप लोग कमेंट करेंगे आगे बना के आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।